के नियम आए और आपका न्यूटन्स ने गति का नियम दिया। तो सबसे पहले गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम दिया था भाई साहब न्यूटन। और न्यूटन ने कितना गति का नियम दिया? तो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया। और वह गति का नियम न्यूटन कौन सा पुस्तक में? तो आपका प्रिंसिपिया नामक पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का प्रकाशन। क्या? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का प्रकाशन। इसी में न्यूटन साहब ने गति का नियम दिया और 3 नियम। तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स का प्रथम गति नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कह सकते हैं न्यूटन का पहला गति का नियम। क्या? न्यूटन का पहला गति का नियम। अब न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है? बड़ा ध्यान से समझो। न्यूटन की प्रथम गति की नियम की बात करते हैं तो न्यूटन साहब ने सिंपल सी फंडा बताया था कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगा। कब तक रहेगा? तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अवस्था कितने प्रकार के? तो अवस्था होते हैं 2 प्रकार के। या तो आपका वस्तु विरामावस्था में रहेगा, या तो वस्तु विरामावस्था में रहेगा, या तो वस्तु गति अवस्था में रहेगा। अवस्था 2 प्रकार के, एक का नाम है विरामावस्था, एक का नाम है गति अवस्था। कब तक रहेगा? तो जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। और बाहरी बल जब तक नहीं लगेगा तब तक वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी नियम को न्यूटन्स का पहला गति का नियम कहा जाएगा। कि जब तक न्यूटन का पहला गति नियम, कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। कब तक भैया? तो जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कि अगर हम ये बोर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं तो यहीं पे रहेगा ना। कब तक यहाँ पर रहेगा? जब तक इस पर हम अदर फोर्स बल ना लगावे, बाहरी बल ना लगावे, तब तक स्थिर रहेगा। न्यूटन के इसी गति नियम को कहा जाता है जड़त्व के बारे में। क्या? जड़त्व के बारे में। कि जड़त्व की बात यही है, इनर्शिया की बात यही है। और जड़त्व का, और इसी में कहा जाता है बल की परिभाषा। सेम तो बल की परिभाषा यहाँ पे था कि वस्तु जब तक अवस्था परिवर्तन ना करते तो उसे बल नहीं कहेंगे। तो न्यूटन के पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहला गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलता है। और जड़त्व की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। क्या? गैलीलियो ने किया था। तो याद रखना है दोस्तों कि गैलीलियो का नियम भी न्यूटन्स का पहला गति नियम को कहेंगे। क्या? न्यूटन्स का पहला गति नियम को हम क्या बोलेंगे? गैलीलियो का नियम के नाम से हम जाना जाएगा। तो न्यूटन का पहला गति नियम से जड़त्व का परिभाषा, बल की परिभाषा, और न्यूटन की पहला गति नियम को अपन क्या बोलेगा? तो अपन गैलीलियो का नियम की भी बात करेगा। अब फंडा समझना है। एक पॉइंट पहले यह भी तो समझ लेते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान के बीच कैसा संबंध है। तो जड़त्व और द्रव्यमान के बीच समानुपाती संबंध होते हैं। क्या? समानुपाती संबंध होते हैं। किसके किसके बीच जी? तो सर जड़त्व और द्रव्यमान के बीच भी समानुपाती संबंध होगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो दोनों में किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? तो बताओ भाई, एक अपन क्या है? साइकिल है। और एक आपका साइकिल है और एक अपन क्या है? ट्रक है। दोनों में कौन ज़्यादा द्रव्यमान का है? तो ट्रक ज़्यादा द्रव्यमान का है। तो ज़्यादा द्रव्यमान होगा
तो दोनों में जत्व ज़्यादा किसका होगा? तो ट्रक का होगा। अगर कम कहेगा तो सर, तो द्रव्यमान कम दोनों में साइकिल का है, तो जत्व कम भी किसका हो जाएगा? साइकिल का हो जाएगा। अब न्यूटन के गति के पहला नियम से अपन कुछ उदाहरण भी दिया जाता है और साफ सुथरा उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा। किससे? न्यूटन का पहला गति नियम से आपका उदाहरण। जड़त्व या न्यूटन के प्रथम गति नियम का कुछ उदाहरण यहाँ पे। जड़त्व का नियम का भी उदाहरण सेम है और न्यूटन का प्रथम गति नियम का भी उदाहरण सेम है। चलती हुई बस अचानक रुक जाए, चलती हुई बस अचानक क्या हो जाए? रुक जाए, तो व्यक्ति क्या होंगे? पीछे की ओर झुक जाते हैं। और एक करा रुका हुआ बस अचानक चल पड़े, रुका हुआ बस अचानक चलने पर व्यक्ति क्या हो जाएगा? आगे की ओर झुक जाएगा। इसकी पूरी फंडा को आप समझिएगा, तभी इस चीज़ को समझ पाइएगा। जैसे कि सिंपल सी बात है आपकी कि भैया जैसे कि गाड़ी है और ये खास करके चलना और रुकना का मतलब क्या होते हैं। एक मान लेते हैं गाड़ी है, अभी डिटेल में सारी बात हम आपको समझाएंगे। ये अपनी गाड़ी है, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है खड़ा है और गाड़ी जो है अभी फ़िलहाल चल रही है। हम गाड़ी जब चलती है और गाड़ी के संपर्क में हम हैं, खास करके गाड़ी के संपर्क में मेरा जो भी हिस्सा रहेगा शरीर का, वह वही अनुसार काम करेगा जिस अनुसार गाड़ी काम करता है। मतलब नहीं समझ में आया क्या? अब भाई साहब क्या हुआ कि गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी के संपर्क में जो भी शरीर का हिस्सा है, ये पैर वाला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में है, लेकिन बाकी ऊपर का हिस्सा गाड़ी के संपर्क में नहीं है। गाड़ी चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, हम भी चल रहे थे। अब गाड़ी अचानक क्या हुआ? रुक गया। अब जैसी गाड़ी चल रहा था और गाड़ी रुक गया तो गाड़ी के संपर्क में जो मेरा हिस्सा था वह भी गाड़ी के साथ साथ रुक गया। लेकिन मामला यह है कि रुक गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बार इसको फिर से समझ के लिखेंगे। गाड़ी चल रही थी और गाड़ी चल रहा था, चलती हुई बस अचानक रुक गया। गाड़ी क्या हुआ जी? अचानक के क्या हो गया? रुक गया। अब चलती हुई बस जैसी अचानक रुका तो गाड़ी के संपर्क में हमारा शरीर का जो भी हिस्सा था वह भी अचानक रुक जाएगा। तो भैया हमारा पैर के हिस्सा गाड़ी के संपर्क में था, यह भी क्या हो गया? रुक गया। लेकिन न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहता है कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, तो नीचे वाला हिस्सा रुक गया लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गति में था, तो क्या होगा? गति में रहने की कोशिश करेगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, फिर शरीर की मांसपेशियां उसको खींच के लाएगा। तो चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। किधर की ओर? आगे की ओर झुक जाएगा। सेम कहानी है। अगर रुकी हुई बस अचानक चल पड़े तब क्या होगा सर? तो दोस्त अगर बस रुका हुआ है तो हमारे शरीर के सभी हिस्सा रुका हुआ बस के साथ। बस डायरेक्ट चला तो मेरा शरीर के वही हिस्सा बस के साथ जाएगा जो उसके टच में था। तो पैर के हिस्सा अगर टच में था तो बस के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो रेस्ट में था, तो क्या हम रेस्ट में रहेंगे? तो भैया गोड़वा चल जाएगा अगुआ और ये हमें रहेगा तो आदमी कहने जाएगा, पिछड़ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या हाथ चल जाएगा? पीछे की ओर चला जाएगा। बस इतना याद रखो। चलती हुई बस अचानक रुके तो आगे और रुकी हुई बस अचानक चले तो पीछे। सर कुछ लोग दावा करते हैं कि न्यूटन नियम को हम फेल कर देंगे, हम नहीं झुकेंगे। बात सही कह रहे हैं। अगर जो भी व्यक्ति गाड़ी के संपर्क में जितना ज़्यादा रहेगा वह व्यक्ति उतना ही गाड़ी के साथ चलेगा। जैसे कि बाइक है और बाइक पर कोई सवार है, तो भैया बाइक पर जो सवार है वो आपका ड्राइवर साहब हैंडल पकड़े हुए हैं, शरीर का कुछ हिस्सा उसके बाइक में सटा हुआ है, लेकिन पीछे जो बंदा बैठा रहता है नॉर्मल गाड़ी में,
वो तो एकदम फर्क रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप ब्रेक लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला आपको में आपके टक्कर मारेगा। R15 भी होते हैं, कहाँ की खिलौना नहीं है, R15 वाले बस होते जो बाइक होते हैं, वो क्या होते हैं कि भैया एकदम पूरा ऊपर उठल रहेगा। अब यहाँ आप बैठल हैं और डायरेक्ट ब्रेक मारे, ये ऐसी खाली है यार, कुछ पकड़ रही है नहीं, तो कभी कभी जब अगुआ में जब कूद जाए हुचुक से होने से हो जाएगा, हुचाक से होने से तो बड़का झटका लग जाएगा। बात समझे ना। तो बाइक में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन सर अगर गाड़ी में, तो प्राइवेट बसें जो होते हैं वो इनका सीट 90 डिग्री पर बने होते हैं, क्या 90 डिग्री पर बने होते हैं, तो इसका पैर पिछवाड़े सभी सब सटल रहते हैं, लेकिन ऊपरला हटल रहते हैं। सरकारी बसें जो होते हैं उनका सीट 120 डिग्री पर ऐसे रहेंगे, क्या उनका सीट जो है वो आपका कुछ ऐसे रहेंगे, ये आपकी ऐसे उनका सीट रहेगा। तो जब ऐसे सीट रहेगा तो उसका पूरा शरीर इसमें टच रहेगा, तो क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। मतलब कि बस रुका तो इसका शरीर पूरा रुक गया, बस चला तो इनका शरीर पूरा चल पड़ा। अगर कोई गाड़ी ट्रेन के स्लीपर में सुतल रहता है, ट्रेन के स्लीपर में कोई सुतल रहेगा यहाँ पे, तो इसका पूरा सटा हुआ है, तो इस ट्रेन रुके तो हाँ ट्रेन कुछ हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप बस या ट्रेन या किसी भी गाड़ी के संपर्क में जितना रहिएगा उतना आपको झुकने रुकने से बचिएगा, जितना खुला रखिएगा उतना आपको दिक्कत होगा। अब खास करके बस पर, प्राइवेट बस पर जो आदमी खड़ा जाते हैं उसमें ज़्यादा समस्या होते हैं, क्योंकि भैया इसका पूरा हिस्सा फ्री रहते हैं, बाकी अंदर वाला तो पैर थोड़ा सटल रहते हैं, इसलिए झुक जाता है, कभी पीछे हो जाता है कभी आगे। आगे समझ में। पेड़ के टहनी हिलाने पर फल या पत्तियां नीचे गिर जाते हैं, कंबल या चादर से पीटने पर धूल कण बाहर निकल जाते हैं, पत्थर से कांच को मारने पर कांच टूट जाते हैं, हथौड़े को हथसे से कसने के लिए हम जमीन पर मारते हैं। यह सभी के सभी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन्स का पहला गति के नियम पर। उम्मीद करेंगे न्यूटन का पहला गति नियम आपको समझ में आया। न्यूटन्स का दूसरा गति नियम समझते हैं। न्यूटन्स का दूसरा गति नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर को हम आपको न्यूटन्स का दूसरा गति नियम कहें। किसमें? संवेग में परिवर्तन की दर को न्यूटन्स का दूसरा गति नियम कहा जाता है। अब इस संवेग क्या है पहले समझ लेते हैं कि संवेग किसको कहेंगे। सर संवेग क्या होते हैं? तो संवेग को हम मोमेंटम लिखते हैं, क्या मोमेंटम संवेग को लिखते हैं, और शॉर्ट में से पी से लिखा जाता है, और संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, क्या द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को पी से, द्रव्यमान को एम से, और आपका वेग को भी से। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही तो संवेग बोले, तो संवेग में तो परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं ना। तो कोई कोई किताब में संवेग में परिवर्तन ना लिखल रहतो, कौची रहतो तो कहतो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के परिवर्तन को ही न्यूटन का दूसरा गति नियम कहते हैं। तो संवेग मतलब इसमें द्रव्यमान भी है और इसमें वेग भी है। जैसे ही कोई वस्तु है और इस वस्तु को ऊपर से हम छोड़ देंगे नीचे आने के लिए, तो वस्तु में द्रव्यमान तो है, और जैसी वस्तु ऊपर से नीचे किसी फिक्स दिशा में जाएगा तो अपना वेग भी उत्पन्न करेगा। इसी सिद्धांत को न्यूटन्स का दूसरा गति का नियम कहा जाता है। P बराबर एम गुने वी, क्या P बराबर एम गुने वी, यानी कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिख सकते हैं और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या बीमा इसका ml t-1 हो गया, ml t-1 होगा इसका बीमा। अब भैया सिंपल सी बात समझते हैं कि अब यहाँ से सिंपल सी फंडा हमें समझना पड़ेगा। तो ये आपकी संवेग में परिवर्तन, यहाँ पे इसकी उदाहरण क्या क्या बन सकता है। सब इसका जो उदाहरण है वह क्या क्या बन सकता है, तो सिंपल उदाहरण इसका बनेगा। सबसे पहले कैच लोगते समय, जैसे कि कोई भी उधर से कोई भी आपका बॉल आ रही है, गेंद आ रही है, तो हम जैसी कैच को लोगते हैं हम अपनी हाथ को पीछे कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और कुछ ना कुछ क्या है वेग है, और दोनों का गुणनफल होकर नीचे आ रहा है। तो जैसे हम उसको पकड़ के इधर की तो उसके जो संवेग हुआ उसको हम डाउन कर दिए, यानी संवेग में यहाँ पे क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो क्या कहलाएगा, न्यूटन्स का दूसरा गति नियम, क्या न्यूटन्स का दूसरा गति नियम कहलाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया कि आपका कैंची वाला गाड़ी का शॉकर्स क्या होते हैं। सर जो गाड़ी का शॉकर्स कुछ इस टाइप के बने होते हैं, इस टाइप के,
तो जब ये हचका उसका कूदते हैं तो डाउन हो जाते हैं, और फिर जब हचका ऐसे ऊपर जाएगा तो फिर धीरे धीरे बैठेगा। अब सिंपल सी बात है, हमने के गांव में होता है पुआल, क्या होता है, पुआल होता है। ये मान लो पुआल है और पुआल पर कोई कूदेगा तो इसको चोट लगेगा, ना लगेगा। जैसे ही पुअरा पर आया तो उसके बाद धीरे 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 इसको नीचे बैठावेगा, वेग में परिवर्तन करेगा तो संवेग उत्पन्न होगा, और संवेग उत्पन्न होगा तो न्यूटन का दूसरा गति नियम होगा, इसलिए उसको चोट ना लगता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम से बल का फॉर्मूला बनता है F बराबर m गुने ए। तो क्वेश्चन पूछेगा बल का फॉर्मूला या बल का व्यंजक न्यूटन्स के कौन गति नियम से, तो न्यूटन्स का दूसरा गति नियम। देखो बाबू ये जब गद्दा है और गद्दा है इसको धीरे धीरे दाबेंगे और धीरे धीरे जैसे इस पर कोई वस्तु आएगा तो चोट लगेगा, न लगेगा। इसलिए फिल्म वाली जो शूटिंग वूटिंग होता है मारता है जो एकदम भोजपुरिया में होमच के मारता है, या गदबे पर गिरता है, और गदवा पर गिरता है तो चोट लगेगा कैसे उसको, क्योंकि गदवा पर गिरेगा तो हौले हौले दब जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो न्यूटन का दूसरा गति नियम हो जाएगा। अब समझ में आ गया। और एक होता है आवेग, बल और बल गुने समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं, आवेग। बल का हम न्यूटन्स लिखते हैं और आवेग को हम सेकेंड लिखते हैं, न्यूटन प्रति सेकेंड। किसका, आवेग। आवेग मतलब सिर्फ कुछ नहीं, आवेग मतलब झटका, हल्का सा लग के निकल गया तो बल, और बल ढेर देर तक लगा ना, बल लगा कम समय अंतराल। कम समय अंतराल के लिए कोई बल किसी वस्तु पर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेग। आइए थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का तीसरा गति नियम। न्यूटन का तीसरा गति नियम बड़ा बढ़िया चीज़ है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। न्यूटन का तीसरा गति नियम समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। न्यूटन का तीसरा गति नियम तब होगा जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, अर्थात दो वस्तुएं होनी चाहिए। जब दो वस्तु होगा ना तब न्यूटन का तीसरा गति नियम, और दोनों वस्तु का डायरेक्शन अलग हो। एक वस्तु दो वस्तु, मान लो ये मोहना और मान लो ये मोहनी, क्या मोहनी के बाल लंबा घिर देते हैं, ये मोहना है और ये मोहनी है, आहा मोहना, और ये हो गया मोहनी। मतलब भैया कि दो गो है और दोनों ई एकर बात नहीं माने, और यहो एकर बात नहीं माने, यहो एकर बात नहीं माने और यहो एकर बात नहीं माने, तब होगा न्यूटन का तीसरा गति नियम। मतलब कि ई एकरा एक लपड़ मारा तो वो एकरा एक लपड़ मारा, तो क्या एकरा ई एकरा मारा तो चुपचाप रखे, इसको देहिया मार दे शरीर में, तो क्या इसको चोट नहीं लगा, लगा, कम लगा। हमने इस दीवार पर बल लगाया तो दीवार भी हम पर बल लगाया, हमने डस्टर पर बल लगाया तो डस्टर भी हम पर बल लगाया, लेकिन इसके बल से कई गुना ज़्यादा बल हम इस पर लगा दिए, लेकिन हल्का सा बल यही लगाया। हम दीवार पर बल लगा रहे हैं, हम हाफ रहे हैं, क्या दीवार घसा करा है, नहीं। हम जितना बल लगा रहे हैं ना उससे कोई गुना ज़्यादा बलवा कौन लगा रहा है, दीवालवा लगा रहा है। तो यहाँ पे भैया क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब तो कहनी एक्शन होने से क्या रिएक्शन, यानी कि जब दो वस्तु होंगे और दोनों अलग अलग में होंगे, दोनों क्या अलग अलग दिशा में होंगे, ये हेने जाएंगे ही हेने जाएंगे, तो उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, या इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन ला। क्या, एक्शन रिएक्शन ला। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ अप बल लगाइएगा उधर से उ भी लगाएगा, तो उसको किए से लगाया कहें क्रिया, होने से लगाया बोलेंगे प्रतिक्रिया। अगर आप अपनी पत्नी को पूरा डूब के मारे, खूब मारे भाई से ऐसे मारे, आप हाफ रहे हैं, अब हाफ मारे हाफ रहे हैं, अगर खूब मार लिए रे, अगर हाफ रह लिए रे भाई साहब, मतलब तू अगर जगह मार रहा नहीं तो अगर देहिया से तोरम चोटा हल्का हल्का लग रहा है, तो ये क्रिया और ये क्या प्रतिक्रिया। एक है मोहना, एक है मोहनी, और दोनों साथ साथ जा रहा था और बीचवे में गया लड़, तो मोहना अपन मायके और मोहनी अपन मायके। अरे बोले उल्टा हुआ कि नहीं, तो दो पिंड होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत में होगा, वहीं पे होगा न्यूटन का तीसरा गति का नियम। क्या, तीसरा गति का नियम। अब पहला में हम क्या पढ़ा, याद करिए, तो पहला में ही ने पढ़ाएं कि भैया वस्तु जिस अवस्था में है
वह उसी अवस्था में रहेगा कब तक, जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन का दूसरा गति नियम में क्या कहें कि भैया कोई बात नहीं, बाहरी बल लग ही गया तो उसको कुछ दिक्कत ना हो, मतलब मैनेज कर ले, परिवर्तन कर ले। दूसरा और तीसरा कह रहा है कि ना मरल ही हो तो हो मरल को, तो एक्शन रिएक्शन। तो इसका सिंपल सी बात याद रखना, हम खड़ा हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमार मन कैसन कर रहा है खड़े रहे के, तो भैया जैसी वो ने उसको धकेल दिया, अब धकेल दिया तो कौन बल लगा, बाहरी बल, तो हम गिर गए। तो न्यूटन का पहला गति नियम। अगर हमारा चोटवा ना लगा, मतलब कि गद्दा उद्दा पर गिरे तो संवेग में परिवर्तन हो गया, दूसरा नियम। अगर चोटवा हुमच के लग गया, हमको कान रगड़ा किया, हाफ गए, तो कौन नियम हो गया, तीसरा गति नियम हो गया। अब न्यूटन का तीसरा गति नियम में क्या है, बंदूक से हम गोलियां जब जब छोड़ेंगे, तो बंदूकवा से गोलियां छोड़ेंगे ना तो गोलियां निकल जाएगा आगे, अब बंदूकवा झटका मारेगा पीछे। इसलिए जब पहला बार ट्रेनिंग दी जाता है ना, तो रडवा से गड़ के और बंदूकवा बांध देते हैं, मार झटका मारते रहो। तो वही बोलते हैं बंदूक से निकलते हुए गोली आगे जाती है लेकिन झटका पीछे की ओर मारता है। किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम। कुएं से पानी निकालते समय, जैसे मान ले कि कुआं है, क्या कुआं है, और कुआं से हम क्या निकाल रहे हैं, तो भाई मेरी ये कुआं है और कुआं से निकाल रहे हैं पानी, और मान लिए पानी निकाल रहे हैं और बीच में रसिया किया टूट, तो कुआं वाला बल्टिया कुआं के अंदर गिरेगा और निकाले वाला कुआं के हेने गिरेगा। अलग अलग गिरा कि नहीं गिरा। तो कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूट जाने पर बाल्टी नीचे और आदमी पीछे गिरता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम। नाव के किनारे, जैसे नाव है, मान ली कि पूरा नाव ये समुंदर है, अब यहाँ पे हम नाव यहाँ पे एक आदमी, तो जैसे ही यहाँ से आदमिया कूदेगा धरती पर तो नौका पीछे घसक जाएगा। तो नाव के किनारे आने पर नाव जो है वो पीछे की ओर। न्यूटन का तीसरा गति नियम। तैरते समय, क्या तैरते समय जब हम तैरते हैं तो पानी को हपोट के लाते हैं एने और पनिया हमारा धकेलता है ओने, हपोट के लाए हेने और धकेल दिया होने, तो बोलो उल्टी हो रहा है कि नहीं, उल्टा उल्टा काम हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो आपका न्यूटन का तीसरा गति। नाव खेने मतलब नाव चलाना, नाव बैठे होंगे तो बात से ऐसे कर रहा होगा, आह नौआ पनिया, आह पनिया रहा है ने, हाँ आदमी रहा होने, तो कौन तीसरा गति नियम। ऊंचाई से कूदने पर चोट लग गया, जैसे ऊंचाई पर कूदे तो धरती माता पर कूदे, तो ऊपर से आए तो क्रिया, धरती मैया लगा दल के प्रतिक्रिया, तो चोट लग गया तो तीसरा, और चोट ना लगा तो दूसरा। रॉकेट का चलना, रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक आपका गैस छोड़ते हैं और गैस छोड़ते हैं पीछे की ओर और रॉकेट बढ़ते आगे की ओर। कौन गति नियम, तीसरा गति नियम। बोलो कौन गति नियम, तीसरा गति नियम। बात समझ में आया।